यूएस ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? यूएस ड्रॉप शिपिंग एक D2C बिजनेस है जहाँ पर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझो और उसको वो चीज़ लाके दो। यूएस ड्रॉप शिपिंग कोई करना चाहता है तो वो मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकता है? लास्ट 30 डेज के अंदर ऑलमोस्ट नियर टू 2 लाख $2 जनरेट करे हैं। एक कोई ऐसा चैलेंज जो आपको आज तक याद है कि उसको ओवरकम करने में आपके गुदे में दम लग गया था? अपने सारे पैकेट्स लिए सारी शिपिंग कंपनी को जाने दिया भाड़ में, मैं खुद पहुंचा ऑर्डर दे। लाइक मैं नोएडा से निकलता था, गाजियाबाद पूरा कवर करके, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब न्यू दिल्ली कवर करते हुए फिर मैं रात में 10-11 बजे घर आता था। जब आपने सोचा कि मैं करूंगा, YouTube की मदद दी तो पता लगा YouTube में ज़्यादातर वीडियोस फेक हैं, जो रियलिटी नहीं दिखा व्यूज़ के लिए हैं। व्यूज़ के लिए हैं। ऐसी सरकार है जो कि हिंदुत्व को थोड़ा सा प्रमोट करती है, तो ऑब्वियसली श्री राम के, ओम के टी शर्ट ज़्यादा बिकेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वो स्टडी तो यही है, मैंने भी तो यही सीखा। मैं कौन सा यूएस गया था सीखने। तो फिर हम लोग यूएस ड्रॉप शिपिंग की बात क्यों कर रहे हैं? क्या कस्टमर की साइकोलॉजी समझना प्रोडक्ट से ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कस्टमर की साइकोलॉजी नहीं समझोगे तो प्रोडक्ट कभी नहीं बेच पाओगे। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? डॉलर। हाय हाय, घर बैठे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके आजकल की जनरेशन को पता है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, भाग दौड़ करनी पड़ती थी, जॉब ढूंढनी पड़ती थी, जॉब करनी पड़ती थी सुबह से शाम तक, और उसके बाद कहीं जाके महीने भर बाद पैसे आते थे। लेकिन आजकल घर बैठे ही सब कुछ हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस घर पे ही है, और उसके बाद भी आप इतना पैसा कमा ले रहे हो जितना आम इंसान आज से 10-20 साल पहले भाग दौड़ करके भी नहीं कमा सकता था। बहुत सारे ज़रिए, और उसमें से एक इंटरेस्टिंग ज़रिया आज इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो इंटरेस्टिंग ज़रिया है यूएसए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का। जी हाँ, 7 साल से इस बिज़नेस को बहुत ही सक्सेसफुली अंकित सारस्वत जी कर रहे हैं। वो आपको आज सिखाएंगे एज एन एक्सपर्ट कि ये बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं। तो आज इस अरविंद अरोड़ा शो में हम सबसे पहले तो स्वागत करते हैं अंकित सारस्वत जी का। एम आई करेक्ट? यस। और हम सीखेंगे, समझेंगे कि यूएसए का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता कैसे है। सबसे पहले प्लीज वेलकम अंकित सारस्वत। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसे लेजी लेजी लग रहे हो? नहीं, हाँ मैं feeling good? बस थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह की वजह से। अच्छा, ट्रैवल इतना क्यों कर रहे हो? करना पड़ रहा है काम की वजह से। कभी सप्लायर से मिलने जाना पड़ता है, कभी कुछ अपने क्लाइंट्स हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है। सो दैट्स द मेन रीज़न। और मेनली यूएसए ड्रॉप शिपिंग में हूँ तो टाइम जोन का बहुत ज़्यादा अंतर है। सो काफ़ी सारे कैंपेन्स हैं जिनको मेरे को रात में ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, कभी स्केलिंग के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट और डेवलप हो और बड़े। यूएसए ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले ये तो जान ले कि भाई साहब कमाते कितने और एक्चुअली कितना कमाया जा सकता है। इसका क्या जवाब देंगे? एज ऑफ नाउ अगर मैं अभी की करंट बात करूं तो मैंने लास्ट 30 डेज़ के अंदर ऑलमोस्ट नियर टू 2 लाख $2 जनरेट करे हैं। सो दिस इज़ द रेवेन्यू विच आई हैव जनरेटेड, और इसका मैं कहूँगा कि 30 to 35% मेरा होम टेकिंग प्रॉफिट रहा है। 2 लाख $US बोले उन्होंने। अगर कन्वर्ट करोगे लगभग 1.25 करोड़ रुपए होते हैं ये। उसमें से 30 से 40% इनका होम टेकिंग प्रॉफिट है। मतलब लगभग 60 से 70 लाख रुपए एक घर ले गए एक महीने के अंदर। सोचो आजकल का युवा। व्हाट्स योर एज बाय द वे? करेंटली आई एम 27। सोचो यार, 27 साल की उम्र में 1.5 से 60 से 70 लाख रुपए महीना घर पे लेके जा रहे हैं। भाई सच में बता रहा हूँ, 27 की उम्र में तो हम जॉब पे लगे हुए थे, कहीं 20 से 40 हज़ार की नौकरी कर रहे थे। इट्स रियली बिग डील, यू नो। मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा है ये करते हुए। आजकल बड़ा इंस्पायर भी करते हैं लोग कि क्या लेवल से पैसा कमा रहे हैं। हमारे टाइम पे ऐसा बिल्कुल होता नहीं था बाय द वे। सो जानते हैं, पहले एजेंडा सेट कर लेते हैं अंकित। तो आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा वो ड्रॉप शिपिंग, यूएस ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस होता कैसे है वो समझेंगे, उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो आप कैसे कर सकते हो, और बेसिकली अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, गाइडेंस चाहिए तो आप अंकित से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे फुल ऑन। बाकी जानेंगे पर्सनल लाइफ के बारे में भी। अंकित यार 27 की उम्र बहुत छोटी है। इट्स रियली यू नो सरप्राइजिंग एज वेल फॉर मी। सो कैसे इस बिज़नेस में आए, क्यों सोचा कि यार मैं जॉब नहीं करता हूँ, मुझे बिज़नेस करना है? पहले तो 27 की जो उम्र है, मैं अपने जो कॉम्पिटिटर्स को या काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ तो मेरे को भी लगता है कि यार कहीं ना कहीं उम्र ज़्यादा हो गई है और मैं कुछ ज़्यादा पीछे रह गया। अच्छा। बट सेम पैरेलली वे में देखूँ तो काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि मैं आगे निकल गया।
अब जॉब से बिजनेस तक की जर्नी में अगर आपको बताऊं तो ऐसा नहीं कि मैंने जॉब नहीं करी, कह सकता हूँ काइंड ऑफ माई वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जिसको मैं दोबारा ना करूं। बट हाँ, ये जो यूएस ड्रॉप शिपिंग की जर्नी शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी मेरी इंडियन ड्रॉप शिपिंग से। जब मैं अपने कॉलेज में था, सो व्हेन आई वाज इन माई फर्स्ट ईयर, तो कॉलेज में जब हमारा एडमिशन हुआ, पहुँचे वहाँ पर देखा, सो आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। सो मैं, मेरा दोस्त, हम 2-3 जने जाते थे ऑन सेम एक्टिवा। यहाँ 3 जने एक उस पर जा रहे हैं 2 व्हीलर पर, वहाँ अपने और लाइक क्लासमेट्स को देख रहे थे, कोई फॉर्चुनर से आ रहा है, कोई किसी से आ रहा है, कोई किसी से आ रहा है। अब था तो सही कि कुछ करना है, बट अगर फैमिली के प्रोस्पेक्ट से देखूँ, सो जितना भी पेरेंट्स का होता था कि यार ठीक है, तू फिगर आउट कर ले क्या करना है, बस कुछ अच्छा करियो। अब अच्छा करने से और पैसा कमाने का फिर तो इतना तो क्लियरिटी मिल गई थी कि ये जॉब से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट्स लगती, ये सारी चीज़ें होती। चलो उस टाइम पे मेरे ख्याल से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का पैकेज पर एनम। तो वहाँ से थोड़ा सा ट्रिगर हुआ कि यार अब गाड़ी लेनी है कॉलेज में ही, ठीक है, 6-7 महीने निकालते हैं, जैसे निकालेंगे उसके बाद लेनी है। फिर थोड़ा बहुत इंटरनेट पर स्क्रॉल वगैरह करना शुरू करा, समझ में आया कि उस टाइम पे आपको याद होगा कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट काफ़ी ज़्यादा बूम पे आ रहा था कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करो यहाँ पे। तो मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स थे तो जो ये बिज़नेस करते थे, मेरे को याद है मैं एक पर्सन से मिला था एंड ही वाज डूइंग लाइक शू सेलिंग बिजनेस ओवर अमेज़ॉन। तो वो 1 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट निकालते थे। बहुत लाइक इंस्पायरिंग लगा कि यार करना है। अब वहाँ पर ये समझ में आया कि चलो इतना तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, बस अपने प्रोडक्ट्स परचेज करो और अमेज़ॉन पे लिस्ट कर देना फ़ोटो शूट वगैरह करके। तो ठीक है, सोच लिया। एक अपने फ्रेंड से बात करी कि भाई ऐसा ऐसा प्लान है। उसने कहा ठीक है भाई करते हैं। रात में प्लान बनाया, सुबह लग गए। अब बजट एस्टिमेट जब निकालने बैठे कि भाई अब प्रोडक्ट कौन सा ढूंढें, अब प्रोडक्ट की बारी आई तो उस टाइम पे बेवकूफ़ आया था, एक ब्रांड, टी शर्ट ब्रांड। अभी भी है वो? हाँ अभी भी है। उसने भी ड्रॉप शिपिंग मॉडल से शुरू करा था। मेन थिंग इसकी उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। ये चीज़ बाद में फिगर आउट हुई हमें लगता था उसकी खुद की ब्रांड है। अब अगले दिन हमने फैक्ट्रीज़ वगैरह जाना शुरू करा जहाँ पे टी शर्ट्स बन रही थी। अब वहाँ से अगर एस्टिमेट हो तो उनका होता था कि MOQ आपको देनी पड़ेगी, अब टू लाइक 1000 क्वान्टिटीज़ आपको टी शर्ट्स बनवानी है। अब उतना तो बजट था नहीं। अब फिर हमने सोचा कि चलो इसका थोड़ा सा जुगाड़ निकालते, कुछ करते हैं। तो हम गए फैब्रिक मैन्युफैक्चरर के पास। तो हमने फैब्रिक परचेज़ करा वहाँ से और फिर एक हमने फैक्ट्रीज़ के अंदर लोगों से बात करी, उनको पार्ट टाइम बेस पे जो वहाँ के वर्कर्स थे उनसे अपनी 100 क्वांटिटीज़ और 5 अलग अलग कलर वेरिएशन में अपनी टी शर्ट्स बनवा ली। अब बारी आई कि चलो भाई प्रिंटिंग करनी है, कैसे करेंगे, तो उसका भी अपना सेटअप वगैरह कर लिया क्योंकि कोई गाइड करने वाला था नहीं। अब मार्केट से एक तो हमने इंटरेस्ट पे पैसा उठाया 2 जने ने। अब उसी को हम रोटेट करते करते सारा पैसा हमने सेटअप में ख़त्म कर दिया। अरे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, बाद में रियलाइज़ हुआ। अब हमारे पास ऑलमोस्ट 2-3 लाख का माल था। एजेंडा कुछ नहीं पता, बिकेगा कैसे, बस इतना था कि बेचना है। सुना था कि भाई अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर बिकता है, वहाँ बेच लेंगे। अब बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, लाइक ट्रस्ट मी, मैंने एक रात में अराउंड लाइक 50 से 100 वीडियोस देखी होंगी रिगार्डिंग कि भाई अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं। सब कहे कि भाई अपनी ना इमेज अच्छी रखो ना, अपना ये सारा अच्छा रखना। हमने सब करवा लिया, शूट करवाया है, मॉडल्स वगैरह पे करवा लिया, सारा पैसा खत्म। अच्छा, मॉडल्स भी सब कर लिया। उसके बाद जब लिस्टिंग्स हुई, एक दिन गया, दूसरा दिन लगा कि हाँ भाई सेल आएगी। अब हम भी किसी जादू का इंतज़ार कर रहे थे, हमें भी नहीं पता था कैसे सेल आएगी। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब वो धीरे धीरे जब 1 महीना कंप्लीट होने वाला था और मेरे को पैसा देना था मार्केट में वापस विद इंटरेस्ट, तब वहाँ पे टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया। 6-7 दिन के बाद हमें एक गलती से ऑर्डर आ गया। अब उसको फुलफ़िल करने में बहुत स्ट्रगल हुआ कि अब कैसे करेंगे वो भी नहीं पता। उसके लिए फिर 5 वीडियो अलग से देखो। सबसे ज़्यादा मिसगाइड करती हैं यूट्यूब की वीडियोस। अच्छा, कि भाई ये ऐसे हो जाएगा। वहाँ पर एक वो वाला पार्ट है कि यार ये चीज़ ना बस सिर्फ और सिर्फ एक व्यू के लिए है। शायद उनको नहीं पता, जिन्होंने वो चीज़ करी ही नहीं, उन्होंने वो वीडियो बना दी। अगर मैं पर्सनली उस चीज़ के ऊपर बताऊंगा तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस करी हैं। और जितनी भी उनके प्रोसेस थी, इवन लिस्टिंग से रिलेटेड मैंने बहुत चीज़ें यूट्यूब पे देखी, सब बोगस थी। अच्छा। अब हमारी एक सेल आई, उसके बाद कोई सेल नहीं। 1 महीना हो गया। अब उसको पैसे देने के लिए किसी और से पैसे लिए,
उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए उसे पैसे दिए। अब मेरा जो पार्टनर था उसका भी इंटरेस्ट लूज़ होने लग गया कि भाई मुझे नहीं पता, इसके पैसे वापस करते हैं। भाई मेरे पास तो थे नहीं कि मैं दे ही नहीं सकता, वो पूरा का पूरा माल हम दोनों में डिसाइड हुआ कि भाई आधा तू रख ले, आधा मैं रख लेता हूँ, देखेंगे जो होगा, आधा आधा लॉस। और मैं उस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैं भाई ये चीज़ अब करनी है, कैसे भी करके करनी है। तब फिर मैं अपने कॉलेज में गया, हमारी एक फैकल्टी थे, उन्होंने मेरे को समझाया कि भाई देख ऐसा तो नहीं है कि बिक नहीं रहा माल, औरों का बिक रहा है, माइट भी तेरा वे गलत हो। अब वो चीज़ मुझे बाद में फिगर आउट हुई कि मेरे पास तो वे ही नहीं था, गलत तो वो तब होता, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, मैं बस भगवान भरोसे गैस वर्क करके चल रहा हूँ। किसी की एक वीडियो देख ली, उसके रेफरेंस से मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, बट मार्केट की जो हार्श रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। उसके बाद मेरे को आज भी याद है कि मैं रात भर बैठ के मैंने फेसबुक ऐड से रिलेटेड फेसबुक के ही पॉलिसीज़ के बारे में समझा कि ये लाइक ऐड नेटवर्क काम कैसे करता है। बहुत सारी चीज़ें समझी, रातों रात एक मैंने कैंपेन क्रिएट करा। शायद मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अभी तक मेरी नॉलेज में आई एम द ओनली वन जिसने ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करे हैं विदाउट हैविंग एनी वेबसाइट्स ओवर इंटरनेट। वो कैंपेन मैंने रात भर फिगर आउट करा था, जिसमें और मुझसे बना के सो गया चुपचाप। जब मैं सुबह उठा, वो टेंशन से नींद नहीं आ रही थी, सुबह उठ के जिम चला गया। अब जैसे ही मैं जिम से आया, मैंने कहा चलो देखता हूँ कैंपेन होता क्या है। जैसे ही कैंपेन रिफ्रेश करा तो वहाँ पे 7 टी-शर्ट्स के ऑर्डर आ चुके थे। बढ़िया। बट मेन ये था कि इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाई, आप एज अ न्यू ब्रांड आ रहे हो तो सारे ऑर्डर COD हैं। पर मेरे कैंपेन का प्रोटोटाइप भी वही था कि वो ऑर्डर्स ही COD लेके आता। अच्छा। पर उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि भाई बस माल बिके कैसे भी। अब 7 ऑर्डर आए। अब मेरे को एक वो थोड़ा सा, मैं एस्ट्रोलॉजी में भी ज़्यादा मानता हूँ, आज भाई दिन अच्छा है, चलो ठीक है हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। मंदिर से निकला, 7 के और ऑर्डर आ गए। बढ़िया। तो ये चीज़ें उस दिन मेरे को 70 टी-शर्ट्स के ऑर्डर आए। लाइक फ्रॉम 1 मंथ जो मैं स्ट्रगल कर रहा था एक ऑर्डर के लिए, उस दिन मेरे को 70 ऑर्डर्स आए थे। उसके पीछे का मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न यही था कि पहले तो जो मैं मिसगाइड हो रहा था सब लोगों की वीडियोस देख के, बंद किया। फिर मैंने वो सब चीज़ें बंद करी। मैंने सारी बुक्स उठाई मार्केट की, लाइक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग की मैंने बहुत बुक पढ़ी। मैंने एक्चुअल में वहाँ पर समझा कि कस्टमर खरीदेगा क्यों। ओके। भाई वो भी तो मेरे जैसे ही पर्सन है ना। पहले तो मैंने खुद ही समझा कि इस प्रोडक्ट को मैं क्यों खरीदूंगा। जब तो मैं सामने वाले को बताऊंगा कि भाई ये रीज़न है, आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। तो फिर उसको देख के क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से 70 ऑर्डर आए? उसमें चेंजेस मेन कैंपेन में थे। लाइक अभी तक मैंने जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे लिस्टिंग करी थी, तो फिर मैंने वहाँ पे ये समझा कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे प्रोडक्ट वही सेल हो रहा है जो एक पर्टिकुलर सर्च टर्म पर रैंक कर रहा है। ओके। लाइक 1 to 98 सर्च रिजल्ट में। और उसके बाद जब मैंने स्टडी करा तो मेरा जो प्रोडक्ट था वो 7th पेज पे था। लाइक 300 to 400 प्रोडक्ट की रेंज पे, वहाँ तक कस्टमर नहीं जाता। तो वो मेरे को वहाँ पे क्लियरिटी मिल गई कि भाई यहाँ प्रोडक्ट नहीं बचेगा। अब कौन सा एक पार्ट बचा जिससे मैं अपने कस्टमर्स के आगे अपना प्रोडक्ट लेके जा सकता हूँ, दैट वाज एडवर्टीजमेंट। फेसबुक एड्स के बारे में समझा। उसके बाद गूगल, ये आपका फेसबुक का ही अपना कोर्स हुआ करता था उस टाइम पे, वहाँ से मैंने चीज़ों को समझी। हमारी फैकल्टी थी मार्केटिंग की, उनके साथ बैठा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर वहाँ से मैंने अपना कैंपेन डिस्कवर करा। वहाँ से मैंने पूरी की पूरी लीड्स जनरेट करी कि भाई ये टी-शर्ट्स हैं। उस टाइम पे फिर मैंने बेवकूफ़ से थोड़ा सा मैं इंस्पायर हुआ कि भाई यहाँ डिज़ाइन सेल होंगे। कुछ मेरी टी-शर्ट्स वहाँ पर ख़राब भी हुई। मैंने अपने लाइक काइंड ऑफ प्रिंट ऑन डिमांड वाला पार्ट रखा था कि मेरे पास कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइंस हैं। मल्टीपल मैंने कैंपेन्स रन करे सेट ऑफ 7 में। लाइक एक पैक ऑफ 7 का सेट था प्रॉपर, जिसकी कॉस्ट थी 1700। अभी तक अमेजोन पर सिर्फ 200-300 रुपये की ही टी-शर्ट्स मैंने लिस्ट करी थी। तो वो भी एक मेरे लिए रिस्क था, लेकिन कैलकुलेटेड था। अब मैं मार्केट के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहा था। बढ़िया। तब जाके मेरे को जब ऑर्डर्स आए, फिर चैलेंज वहाँ आया कि भाई अब कस्टमर तक कैसे जाएंगे। उसके बाद मैंने लाइक एक थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, नाम तो खैर मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, तो उनको मैंने अपने उसमें अमेलगामेट करा, बिजनेस में पहुँचे। जितने भी मेरे ऑर्डर्स थे शिप करे मैंने। शिप करने के बाद कस्टमर्स तक पहुँच रहे हैं, आधे तो ऑर्डर्स के बीच में से गायब। ऐसा? हाँ, एक उसमें ये वाला पार्ट होता है कि लाइक जब मेरे पास RTO आया था वापस, तो पैकेट मेरा था बट प्रोडक्ट मेरे नहीं थे। फिर उसके लिए आप कंप्लेन करते रहो, उनसे लड़ते रहो महीने भर तक, वो सारा प्रोसेस चलता है। सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इंडिया में अगर आप एक न्यू ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो एक ट्रस्ट फैक्टर आता है। कोई भी पर्सन यहाँ पर 99% अगर आप अपना खुद का एक न्यू ब्रांड लॉन्च कर रहे हो ना, आप COD ही अपना पेमेंट लाइक मेथड रखो तो ही आपको ऑर्डर्स आएंगे, कोई आपको पे नहीं करने वाला पहले। तो वहाँ पर यही चीज़ मेरे साथ हुई, COD ऑर्डर्स थे। अब ये जो थर्ड पार्टी शिपिंग कंपनीज का फैक्टर क्या होता है कि हम आपको ओपन डिलीवरी नहीं देंगे।
COD दे देंगे, आपके पास प्रोडक्ट आएगा, बट आप उस पैकेट को खोल के नहीं देख सकते। बट अगर कोई पर्सन एक न्यू ब्रांड से लाइक परचेज करो, उसे क्या पता मुझे किससे सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे कुछ डाउट है, मैं कहाँ रिटर्न करूँगा। तो उस चक्कर में क्या होता है, ओपन डिलीवरी के लिए वो मना करते हैं, 80% ओपन डिलीवरी मांगते हैं और आपका ऑर्डर ऑन डोर कैंसिल हो जाता है। अब आपको शिपिंग कंपनी को एक तो पैसे देने हैं आपसे कस्टमर तक लेके जाने के, अब उसको दोबारा देने पड़ेंगे कस्टमर से आप तक लाने के। तो इस तरीके से आपका बिजनेस बंद होना ही होना है। अब ये वाला पार्ट मेरे को दिखा तो फिर मैंने हर एक कस्टमर को पर्टिकुलरली कॉल करा कि भाई क्या इशू है, क्यों नहीं एक्सेप्ट करा। तो उन्होंने कहा कि सर एक तो अपैरल है, साइज़ इशू हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, नहीं पसंद में आया तो कैसे जज करेंगे। उसके बाद फिर यही होगा कि आप उनको, उन लोगों के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिसकी वजह से उनका भी ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा लूज है, क्योंकि काफ़ी सारा फेक वाला पार्ट यहाँ चला था। तब फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है सर, मैं आपको ओपन डिलीवरी दूंगा। अगले दिन मैंने स्कूटी उठाई, अपने सारे पैकेट्स लिए, सारी शिपिंग कंपनी को जाने दिया भाड़ में, मैं खुद पहुंचा ऑर्डर देने। अच्छा। और मैं, आप लाइक बिलीव नहीं करोगे, 8 से 12 घंटे मेरे को लगते थे। लाइक मैं नोएडा से निकलता था, गाज़ियाबाद पूरा कवर करके, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब न्यू दिल्ली कवर करते हुए फिर मैं रात में 10-11 बजे घर आता था, बाप रे। सारे ऑर्डर्स डिलीवर करके। तो वो पार्ट बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए अच्छा रहा, उसने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई। मैं कस्टमर से मिला, उनके प्रोस्पेक्टिव समझे। वहाँ पर जब मैं कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर करता था तो उस पार्ट में मेरा 100% डिलीवरी रेट पहुँच गया था। उनको क्वालिटी भी अच्छी लगने लगी, सारी चीज़ें अच्छी लगी। वहाँ मुझे एक और चीज़ क्लिक करी जो मैंने समझी थी कि भाई कस्टमर को कैसे पता चलेगा चीज़ अच्छी है, जो मेरे को न्यू कस्टमर्स टारगेट करने। मैंने उन लोगों से बात करी, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स ऑन गेट लेने शुरू करे कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। वो सारी चीज़ें फिर मैं अपनी न्यू कस्टमर्स को भेजता था, जिसने वो वाला पार्ट थोड़ा हैंडल करा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर बिजनेस शुरू हुआ था मेरा। फिर देन अगेन अब ये वाला पार्ट, तो फिर सैचुरेशन वाला पार्ट आ गया, मैं कब तक जाऊँगा खुद ही डिलीवर करने। सही बात है। अब अच्छी खासी अर्निंग तो चलो होने लगी, उस टाइम पर 10,000 रुपये दिन का प्रॉफिट मेरा निकलना शुरू हो गया। तो मेरे को भी यही लगा था कि भाई अब तो बस जीत ली ज़िंदगी, 10-5 साल कर लेते हैं और ख़त्म करेंगे। अब बारी आई स्केल करने की। अब स्केल कैसे करूं, अब खुद कहाँ तक जाऊंगा। अब कैश वाला मामला था, किसी पर्सन को हायर नहीं कर सकता था कि वो पूरा कैश हैंडल करके शाम को मुझे ला के दे। हो सकता था भाई बीच में गायब कर देता, क्या भरोसा। तो उसके बाद हमारी एक फैकल्टी थे मार्केटिंग में, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार मार्केट्स और भी हैं, कोई मार्केट तो ऐसी होगी जहाँ पर ये चैलेंज ना होगा, तो उसे एक्सप्लोर कर। अब वो जर्नी एक मेरा 0 पॉइंट था, मैं उससे यहाँ तक आया। तो अब ये था कि ठीक है यार, चल अब आगे भी बढ़ते हैं। मेरी सिस्टर रहती है कनाडा में, तो मैं उनसे फ़ोन पे ऐसे कुछ बात कर रहा था, तो उन्होंने कुछ ऑर्डर करा था अपने लिए। सो एक मैंने जस्ट रैंडम क्वेश्चन पूछा कि यार तू प्रीपेड ऑर्डर करती है या COD करती है। देन शी रिप्लाइड कि भाई यहाँ पे COD का कल्चर ही नहीं है। वाह, सही है। अब मेरे को वो चीज़ क्लिक करी कि मिल गई मार्केट। अब मैंने उनसे बात करी कि पूरा उनका लाइक प्रोस्पेक्टिव समझा कि आप लोग ऑर्डर्स करते हो, कहाँ से ऑर्डर करते हो, क्या चीज़ें आप वैलिडेट करते हो प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। तो वो एक मेरे लिए केस स्टडी बन गई। अब मेरी जर्नी शुरू हुई कनाडा की। मैंने सोचा, बट उस टाइम पे एक टर्म आ रहा था जिसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग वाला पार्ट, US के अंदर बहुत ज़्यादा चला था। फिर मैंने US में अपने नेटवर्क्स एक्सपेंड करने शुरू करे, लिंक्डइन के थ्रू मैंने लोगों को कनेक्ट करना शुरू करा, सप्लायर्स की डिटेल्स निकालनी शुरू करी, रात भर बैठ के मैंने उनको कॉल करी। उस टाइम पे क्या होता था ना, अभी तो ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ पर आपको सप्लायर मिल जाएगा। जैसे अमेजोन हो गए, ये लाइक B2B पोर्टल्स हैं, आप सप्लायर से ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। उस टाइम पे क्या होता था कि आपको वो प्रोसेस उन्हें समझाना पड़ता था कि यार अब ड्रॉप शिपिंग का अगर मैं आपको मतलब बताऊँ तो सिंपल सा ये है कि जैसे मैं हूँ, आप हो, आपको अपने एक बिजनेस स्टेब्लिश करना है, बट आपकी एक कंडीशन है कि यार मैं ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाऊंगा, ना ही मैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करूंगा, उस पर कैंपेन्स रन करूंगा। जब मेरे को ऑर्डर्स आएंगे तो मैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो आपका सप्लायर है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कस्टमर तक, बस। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी। अब ये चीज़ सप्लायर को समझानी पड़ती थी कि यार ये मॉडल है, इस मॉडल पर काम कर ले। उस टाइम पे क्या होता था कि काफ़ी सारे सप्लायर्स को ना कुछ थ्रेशोल्ड अमाउंट देना पड़ता था। अच्छा, कि यार 30-40 हज़ार रुपये चल रख ले, मेरे को फिर भी सामान नीचे, सामान तू अपने पास रख, तू बस पहुंचा दियो। एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन वाला पार्ट हो गया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये 50,000 रुपीज़ एक टोकन अमाउंट है। तो उस तरीके से चीज़ें चलती थी। धीरे धीरे सप्लायर से कनेक्शंस अच्छे बिल्ड होने लगे। उस टाइम पे चाइना से काफ़ी अच्छा जाता था, ये तो अब टैरिफ वाला इशू हुआ है। तो चाइना से फिर मैंने सप्लायर्स उठाने शुरू करे। एक मेरा सप्लायर था, उसका तो मैं खैर नाम भी ले सकता हूँ, बहुत कॉमन है, स्नो। अच्छा। तो उसने मुझे बहुत हेल्प करी थी उस टाइम पे, लाइक कस्टमाइजेशन इंडस्ट्री में अंदर जाने के लिए। वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनीज थी, लाइक फैक्ट्री थी टी शर्ट्स की। टी शर्ट से मेरा शुरू से बहुत लगाव रहा
क्योंकि वही इस जर्नी में मेरे लिए एक बिगिनिंग पॉइंट थी। तो वहाँ से मैं कस्टमाइजेशन वाले पार्ट में एंटर हुआ। फिर स्नो के थ्रू मैं धीरे धीरे यूएस के और सप्लायर से मिला, तो मेरा डिलीवरी टाइम कम हो गया, और वही चीज़ थी जो वहाँ पर लैग करती थी कस्टमर्स के लिए। तब ऐसे मैं यूएस तक पहुँचा, फिर मैंने यूएस के अंदर ही चीज़ों को एक्सपेंड करा, कुछ हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी काम करा, उनके स्टोर्स क्रिएट करवाए, उनको बिजनेस ला के दिया, एंड अभी तक आई कैन से लाइक 1000+ पीपल को हमने ट्रेन करा हमारी कम्युनिटी के अंदर, जहाँ पर हम इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाते हैं यूएस ड्रॉप शिपिंग का। आई कैन से कि 100% नहीं तो 98% स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट जनरेट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो ये है कि यार एक कस्टमर खरीदेगा क्यों, ये प्रोडक्ट आपका बिकेगा क्यों। आपने देखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूब पे ना चीज़ें ऐसी हैं कि टॉप 10 विनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ 2026, भाई किस डेटा पे वैलिडेट करके बता रहे हो कि ये 2026 के टॉप विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। अगर ऐसी चीज़ होती तो मैन मैटर्स नहीं आता, सही बात, बोट नहीं आता, वो भी तो किसी की वीडियो देख के अपना प्रोडक्ट बस उसी को रैंक करवा देते या उसी पे कैंपेन्स रन करते। काफ़ी सारे आपने देखे होंगे आजकल कोर्सेज आ रहे हैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग के, यूएस ड्रॉप शिपिंग के, उसमें ऐड कॉपी भी मैंने देखी है, हमारी टीम भी रिसर्च करती रहती है। तो वो एक प्रोडक्ट को रख देते हैं कि दिस इज़ द प्रोडक्ट जिससे मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट करा। करेक्ट भाई, ऐड बनाने के लिए वो चीज़ें बहुत नॉर्मल है, बट आप ये तो बताओ ना कैसे ये प्रोडक्ट चला क्यों, किस डेटा पे आप उसे वैलिडेट कर रहे हो उसकी। लाइक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो सर्टेन आप यूएस के बारे में समझोगे ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी कितना बिजनेस आया है। करेक्ट, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें, अप्लाइंसेस हैं, किस पार्ट में कितना ग्रोथ है, कितना डिक्लाइन है। जब आप उस लाइक कंप्लीट पार्ट को समझोगे तब जाके कुछ लाइक आपके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिसको हम इंटर्नशिप में कहते हैं मैक्रो नीश और एक माइक्रो नीश। तो वहाँ पर हम ये प्रॉपर वहाँ चीज़ें समझाते हैं कि पहले एक इंडस्ट्री को समझो, फिर उसके अंदर एक जो सडन मूव आएगा। अब जैसे योगा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके बाद कोविड आया, फिर एक माइक्रो मूवमेंट आई कि सब लोग अपने घर में चले गए, अब वहाँ से और प्रोडक्ट्स निकलने शुरू हुए। अब जहाँ पे योगा मैट्स, जो वर्क फ्रॉम होम के इक्विपमेंट्स थे, तो वो उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पर एक जगह मिली, एक स्पेस मिला, तब जाके वो प्रोडक्ट्स आए। वो जो अच्छे मार्केटर्स थे उन्होंने उस टाइम पर अपॉर्चुनिटी देखी और प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ है जो एक्चुअल में वर्क करती है, ना कि ये कि अगर मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि ये 5 प्रोडक्ट हैं, इनके ऊपर आप काम करो, तो आप मुझसे भी पूछो ना भाई मैं क्यों करूँ, क्या प्रूफ है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। हमारी जो इंटरनल कम्युनिटी है वहाँ पर हम एक प्रॉपर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं, किस तरीके से आप ब्रांड्स को बिल्ड करते हो, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए है, ये एक बिजनेस का फॉर्म है, लेकिन कस्टमर्स के लिए तो आप एक ब्रांड को बिल्ड कर रहे हो ना। और हम लोगों का मेन मोटो यही है कि आप लोग ब्रांड बिल्डिंग सीखो, ना कि ये कि आप मार्केट में आ रहे हो 10-5 हज़ार डॉलर कमा के और फिर निकल जाओ। उनके साथ काम करना वैसे ही पसंद नहीं है। मैच्योरिटी देख रहे हो, कितने साल के हो अभी? मैं 27। पापा क्या बोलते हैं कि हाँ लड़का चलो समझदार हो गया, बोलते हैं? नहीं, अभी भी नहीं बोलते। खैर क्या कहते हैं पापा? अभी थोड़ा और समझदार हो। ऐसा बताओ, एक सवाल का इतना लंबा जवाब देने वाला आदमी, वो भी इतनी डिटेल में, समझदार कैसे नहीं हो सकता? पापा जी आप गलत सोच रहे हो अपने लड़के के लिए। खैर, पर ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इंसान क्या है कि गिर के ज़्यादा सीखता है। हाँ, जब आपने सोचा कि मैं करूँगा, यूट्यूब की मदद दी तो पता लगा यूट्यूब में ज़्यादातर वीडियोस फेक हैं, हाँ, जो रियलिटी नहीं दिखा रही, व्यूज़ के लिए हैं। व्यूज़ के लिए हैं। तो इंसान गिर के ज़्यादा समझता है और सीखता है। इसलिए कहते हैं कि आप कोचिंग ट्यूशन्स मत लो, आप कूद जाओ, बस जो काम करना चाहते हो उसमें कूदो, फिर अपने आप ही सीख जाओगे गिर गिर के। बिल्कुल। एम आई करेक्ट? मेन चीज़ ये है ना कि लाइक इफ़ समवन इज़ प्लानिंग टू बिकम अ सर्जन, तो वो किसी थ्योरेटिकल टीचर से नहीं सीखने जाएगा कि भाई मेरे को ऐसे सर्जरी करनी है, सिखाओ। वो भी तो सर्जन से सीख रहा है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसी वीडियो मेकर से या बस कोई एक रैंडम जो चीज़ें बता रहा है, जिसने चीज़ें अचीव नहीं करी है, मैं उससे सीख लूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये पार्ट है। मेंटोर इज़ अ गुड थिंग, बट आप मेंटोर किसे चूज़ कर रहे हो वो बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे अगर यूएस ड्रॉप शिपिंग कोई करना चाहता है तो वो मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकता है? उसकी कोई लिमिट है? नहीं, कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट नहीं। और उसका मार्केट यूएस ही होगा? हाँ, मार्केट यूएस है, और हमारी कम्युनिटी में हम उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। हम उनको यूएस तक लिमिट नहीं रख रहे। आप दुबई में भी अपने बिजनेस लॉन्च करो, आप इंडिया में करो, आप सिंगापुर में करो, कनाडा में करो, कहीं भी करो, क्योंकि फंडामेंटल तो मार्केट के वही है ना। ओके भाई प्रोडक्ट जो कस्टमर का बस एक बायर पर्सोना चेंज हो जाएगा, कस्टमर की साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। अब इंडिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो कोट्स रिटर्न वाली टी शर्ट्स होती हैं वो नहीं बिकती, जिसमें लाइक आम लकी सन ऑफ अ लकी मॉम, एक बहुत लंबा चौड़ा कोट लिख दिया, उस पर सितारे लगा दी, नहीं बिकेगी इंडिया में, आपको कोई पागल समझेगा। वही चीज़ यूएस में बहुत अमेजिंगली बिकती है। मेरे को आज भी अपने एक डिज़ाइन याद है जो मैंने सेल करा था, उसका कोट था आम अ लकी सन
of a freaking awesome man, and if you try to like hit me or something like that, then she'll kill you. ये कोड चला था वहाँ पे. ओके. और उसी सेम को अगर आप इंडिया में करके देखो तो नहीं आएगी सेल. तो आपको कस्टमर्स को समझना है, वहाँ के कल्चर को समझना है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि बिजनेस होगा कैसे. जब ये बिजनेस में आप घुसे थे तो अलग अलग तरह के चैलेंजेस आए होंगे. बहुत चैलेंजेस आए, है ना. तो एक कोई ऐसा चैलेंज जो आपको आज तक याद है कि उसको ओवरकम करने में आपके गुदे में दम लग गया था. अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे बड़ा तो वही जो मेरा शिपिंग वाला पार्ट था, क्योंकि एक तो मैंने मार्केट से पैसा लिया था उस टाइम का, बहुत बड़ा चैलेंज था वो. ओके. उसके बाद कोई थर्ड पार्टी कंपनी आ रही है जो पैसा भी नहीं आने दे रही. अब कस्टमर तक माल पहुंच रहा है पर अमाउंट नहीं आ रहा. तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था. अब उस आरटीओ को मैनेज करने के लिए मैं खुद मार्केट में गया था. 12-12 घंटे मैंने डिलीवरी करी है. उसके बाद मैंने रात भर बैठ के अपने कैंपेन्स पे काम करा है. वो मेरे लिए चैलेंज था, बट हाँ उससे बड़ा लेसन मेरी लाइफ में कोई नहीं है. और वो कैंपेन आज तक मैंने किसी को नहीं बताया. एंड ट्रस्ट मी, वो आज भी मेरे लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है. जब मैं हर तरफ से हारता हूँ, मैं लास्ट में उसे एक्टिवेट करता हूँ और मेरे को अमाउंट आ जाता है. क्या बात. और अगर आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में आम जनता को समझना हो कि यूएस ड्रॉप शिपिंग होती क्या है बहुत कम शब्दों में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे समझाओगे? यूएस ड्रॉप शिपिंग एक D2C बिजनेस है जहाँ पर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझो और उसको वो चीज़ ला के दो. ओके. बस वो रिक्वायरमेंट के बिना, मतलब अभी तो उसने शायद ऑर्डर भी प्लेस नहीं किया होगा. अगर आपने रिक्वायरमेंट समझ ली कि करंट कल्चर में कौन सी रिक्वायरमेंट है. जैसे यूएस के अंदर बहुत सारे ओबीज लोग हैं. आपने देखा होगा वहाँ का लाइक ईटिंग हैबिट्स वाला पार्ट है. मेरे काफ़ी नोन फ्रेंड्स हैं. तो ओबीज लोग बहुत हैं. तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करो जो उनको घर बैठे वेट लॉस में हेल्प करें. आप उनको ऑर्गेनिकली भी बेच पाओगे. प्लस मैंने जब रिसर्च करनी शुरू करी थी तो मेरे को समझ में आया था कि वहाँ पे ना एम्प्लॉयमेंट के पार्ट में नर्सेज बहुत ज़्यादा है. फिर मैंने नर्सेज के अंदर थोड़ा और इन डेप्थ गया कि कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं. जैसे हमारे इंडिया में नर्स इज़ अ नर्स, ठीक है. वहाँ पे एक रजिस्टर्ड नर्स है, क्लिनिकल नर्स है, कुछ और भी अलग अलग कैटेगरी हैं. CNA हैं और सर्जन की जो नर्स होती हैं वो अलग हैं. वो सारी नर्सेज प्राउड फील करती हैं टू बीइंग अ नर्स. तब मैंने वहाँ पर उन नर्सेज के लिए टी-शर्ट बनाई, लाइक आई एम अ प्राउड रजिस्टर्ड नर्स. वहाँ पे मैंने कुछ अपने लाइक डिज़ाइंस लगाए, सारी चीज़ें लगाई. बहुत अमेजिंगली वो चीज़ें बिकी. तो ऐसे आपको मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को समझना है कि वहाँ पर कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या है, किस चीज़ को लेके वो प्राउड फील करता है, कौन सी चीज़ उसके लिए इमोशनल वाला पार्ट है और आप उसको कैसे प्ले कर सकते हो. बट उसको दो वही जो उसे चाहिए, या उसकी लाइक एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड दो. और जब भी आप किसी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को दे रहे हो ना, तो उसकी जो परसीव्ड वैल्यू है दैट शुड बी 20x फ्रॉम द प्राइस दे गाइस आर पेइंग. क्योंकि अगर कोई पर्सन 500 रुपये का प्रोडक्ट परचेज कर रहा है और उसकी वैल्यू उसको लग रही है कि 200-250 रुपये मिलनी है, तो वो नहीं खरीदेगा. भाई कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो. बिजनेस कस्टमर के लिए शुरू कर रहे हो, अपने लिए नहीं. खरीदेगा तो वही ना, वो तो हमें पैसा देगा. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है पैसा लेना, पर जिससे लेना उसके लिए काम करना है. और कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कस्टमर बिना किसी मतलब के नहीं खरीदता. आप खुद की अमेजोन की या कोई भी ई-कॉमर्स की हिस्ट्री देखोगे परचेज, मुझे नहीं लगता कि शायद आपने कभी ऐसा प्रोडक्ट खरीदा होगा जो आपकी लाइफ में कोई सेंस नहीं बनाता. और वही चीज़ हम वही चीज़ हमें अपने कस्टमर के लिए समझनी है. हमारी क्या है ना, हम फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं कि यार मैंने कैंपेन लॉन्च करा है ना तो मेरे को सेल आ जाएगी. पर भाई आएगी क्यों? वो भी तो बात है ना. ये बात तो है. अच्छा, बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये काम जो साइकोलॉजी समझ के कस्टमर की या नीड समझ के प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करना, ये काम तो हम इंडिया में भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने देखा है, जब पॉलिटिक्स में अगर देखें ऐसी सरकार है जो कि हिंदुत्व को थोड़ा सा प्रमोट करती है, तो ऑब्वियसली श्री राम के, ओम के टी-शर्ट ज़्यादा बिकेंगे. ऐसी साइकोलॉजिकल स्टडी तो हम इंडिया में भी कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल कर सकते हो. वो स्टडी तो यही है, मैंने भी तो यहीं सीखा. मैं कौन सा यूएस गया था सीखने. तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या? आप हम लोग यूएस ड्रॉप शिपिंग की बात क्यों कर रहे हैं, इंडिया ड्रॉप शिपिंग की बात क्यों? इंडियन ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज RTO. आज भी मेरे कम्युनिटी में जब भी लोग आते हैं तो वो इंडियन ड्रॉप शिपिंग करके आ चुके हैं. 98% ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग विद द RTOs. व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न टू ओनर? आपको ऑर्डर्स आएंगे, आपके एड स्पेंड होंगे, हर एक चीज़ होगी, बट कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा. वो गेट पे मना कर देगा. अच्छा, ऐसा कि भाई मैं लाइक मेरे को या तो ओपन डिलीवरी दो, जो मैंने आपको बताया था, वो पॉसिबल नहीं है. तो आप अपने प्रोडक्ट को वापस ले जाओ. कुछ कहीं बाहर हैं, कोई कुछ है, अरे यार गलती से हो गया. ये सारे जो ऑब्जेक्शंस बता रहा हूँ ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. यही आपको सारे लाइक 98% केसेस में मिलेगा. और आपको लाइक प्रीपेड ऑर्डर्स आएंगे नहीं. आपका बिजनेस कोर COD पे चलने वाला है. RTOs बहुत ज़्यादा हैं. सूनर और लेटर
हद से हद 3 महीने खींच लोगे, थोड़ा बहुत पापा ने अच्छा पैसा दिया है 6 महीने खींच लोगे, बाद में बंद कर दोगे। और यही चीज़ वहाँ पे नहीं है, वहाँ COD का कल्चर ही नहीं है। अच्छा। और RTO है ही नहीं वहाँ पे ना। सप्लायर्स जो है, अब ये चीज़ मेरे को शायद कहनी भी नहीं चाहिए, यहाँ पर सप्लायर्स ना बहुत ज़्यादा बोगस प्रोडक्ट्स देते हैं। अच्छा। आप कुछ कमिट कर रहे हो, आप लाइक एड्स में कुछ दिखा रहे हो, उसके पास जो क्वालिटी जाती है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है। ये बात तो है। और मैंने चाइना के सप्लायर्स के साथ काम करा है यार, आपको प्रोडक्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने कॉल पे कह दिया ना कि लाइक A ग्रेड क्वालिटी हम दे रहे हैं, तो वो A ग्रेड ही जाती है। और अगर वो लाइक थोड़ी सी माइल्ड क्वालिटी जानी है तो वो आपको पहले ही बता देंगे। वो आपके ऊपर आप कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करोगे। एंड इंडियन ड्रॉप शिपिंग नहीं चल पाएगी, बिल्कुल चल ही नहीं सकती। मैंने चला के देखी है, करके देखी है, मैं खुद उतर गया मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने, तो मेरे को तो नहीं लगता। अगर हाँ आपको यही करना है कि तो फिर आप कर सकते हो। ओके, तो मतलब ये है कि इंडियन मार्केट्स में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे लोग सीरियसली लेते नहीं है ऑर्डर्स को, कस्टमर्स को, कस्टमर्स की नीड को, और जो दिखाते हैं वो देते नहीं है। मेन कस्टमर्स की भी है ना, वो भी उस ऑर्डर को सीरियसली नहीं ले रहा है। वो भूल गया अगर मैं बाहर हूँ, वो बोल देगा यार मैं बाहर हूँ अभी नहीं ले सकता। अब बीच में जो लाइक जो कंपनी है ना जो उस ऑर्डर को देने आई है, वो भी इंटरेस्ट शो नहीं करती। अच्छा ठीक है सर आप नहीं हो अवेलेबल, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऑर्डर कैंसिल। प्लस बहुत सारे इंडियन ड्रॉप शिपिंग के कोर्सेज में देख रहा हूँ मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने एक फैक्टर बताया कि सर आप ना RTO को ऐसे हैंडल कर सकते हो, जब आपका ऑर्डर पहुँचने वाला हो ना अपने कस्टमर को कॉल करो और उसे बोलो कि सर मेरे इतने पैसे जा रहे हैं, ये है वो है, उसे कन्विंस करो गेट पे ही तो आपको ऑर्डर ले ले। भाई करके देख लो, फेल हो गए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कर चुके हैं सारी चीज़ें, वो बेचारे दिन में 100-100 200 कॉल यही करते रहते थे कि सर प्लीज़ मेरा ऑर्डर ले लो। अब आप एक बिजनेस ओनर हो या काइंड ऑफ आप उनसे डोनेशन मांग रहे हो कि यार प्लीज़ मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो। बढ़िया, मतलब ये एक इंटरेस्टिंग है बट नो डाउट। और एक और मुझे चीज़ समझनी है कि चलो आप US ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, US के मार्केट में आप अपना सामान बेच रहे हो, तो आपको पैसे कैसे आ रहे हैं? मतलब वो, क्योंकि वो तो डॉलर्स का पेमेंट है, वो इंडिया में INR में कन्वर्ट कैसे हो रहा है वो पूछना चाहता हूँ, या फिर आपको बाहर अकाउंट खुलाना पड़ता है, क्या प्रोसेस है उसका? स्टार्टिंग में मैंने पेपाल इंडिया के थ्रू शुरू करा था। ओके। तो एक पेपाल का गेटवे होता है, तो वो कन्वर्ट करके वहाँ से जो मेरे कस्टमर्स थे वो पेपाल के थ्रू पे करते थे और वही सेम पेपाल मेरे को एक्सचेंज करके दे देता था। ओके। जैसे ही मेरा थोड़ा सा बिजनेस एक्सपैंड होना शुरू हुआ, देन मैंने वहाँ पर अपनी LLC रजिस्टर करवाई। मेरा प्रॉपर वहाँ पर बैंक अकाउंट है मर्क्यूरी में, और मेरे पास वहीं की सारी डिटेल्स हैं, बिजनेस एड्रेस है, सब चीज़ें वहाँ हैं। तो मैं अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली वायर के थ्रू या किसी के थ्रू मैं अपने इंडियन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। ओके, मतलब ऐसा तो ये है। करते हो। हाँ, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग के पॉइंट से आप कर सकते हो अपना, और जैसे जैसे आपका बिजनेस स्केल होता जाता है तो आप वहाँ पर अपनी LLC ओपन करवा लो। तो टैक्स का कैसे रहता है? टैक्स का जहाँ पर मैंने LLC रजिस्टर करवाई थी वहाँ पे लाइक वो 0 टैक्स में है। व्योमिंग आपने सुना होगा उसका नाम, तो व्योमिंग में मैंने रजिस्टर करवाई थी, तो वहाँ पर इतना टैक्स मतलब टैक्स फ्री था वो वाला पार्ट। तो यहाँ पर जो करेंसी एक्सचेंज का पार्ट लगता था और जो अपना जो इंडिया का स्लैब आता था D2C का, तो वो बस वो देना पड़ता था। तो अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 रीज़न पूछूं कि कोई जो इंसान जो आपको अभी देख रहा है वो US ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस क्यों करे, उसको क्या मिलेगा, और वो आपकी कम्युनिटी में ज्वाइन क्यों करे? बाय द वे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं, आप इनकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और कोई भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। बस मेरा सवाल ये कि 3 आपको ऐसे सॉलिड रीज़न देने जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए और सोचे कि यार चलो यार अंकित का वो US ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस एक बार ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल, देखो जो नंबर 1 रीज़न इज़ जो अभी तक इंडिया के अंदर मोस्टली सब लोग फेस कर रहे हैं, RTO। US में RTO नहीं है। ओके। सारे ऑर्डर्स प्रीपेड हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जिसने मेरे को भी अट्रैक्ट करा था, जब मैंने बिजनेस शुरू करा तो उस टाइम पे RTO ने, उसके बाद जो मेरा करेंसी एक्सचेंज वाला पार्ट था वो था। यहाँ पर मैं जिस सेम प्रोडक्ट को, जिस सेम टी-शर्ट को सेल करके प्रॉफिट कमा रहा था एक टी-शर्ट पर 100 या 150 रुपये, वहाँ पर मैं उस एक टी-शर्ट पर प्रॉफिट कमाता हूँ 800 to 1000 रुपीज़। अच्छा, तो ये बहुत ही अमेजिंग पार्ट है जिसके लिए आपको शुरू करना चाहिए। कस्टमर्स का माइंडसेट बहुत अच्छा है, आपके प्रोडक्ट्स की भी वो कदर करते हैं। इफ़ लाइक दे आर बाइंग समथिंग तो उन्हें पता है कि हम क्यों परचेज कर रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो रिकरिंग रेट है ना कस्टमर्स का, कस्टमर्स बहुत लॉयल है यार वहाँ के। अच्छा, तो अगर एक बार आपने उन्हें क्वालिटी सर्व कर दी तो वहाँ पर वो दोबारा से आपके पास आएंगे, और उस ऑडियंस को दोबारा अपने स्टोर पे लेके आने के लिए आपको एड स्पेंड नहीं करना। तो वो एक D2C में टर्म है, US ड्रॉप शिपिंग में टर्म है CLTV, लाइक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो आप एक कस्टमर से कितने टाइम तक अपना लाइक बिजनेस ले सकते हो, कितने टाइम तक प्रॉफिट ले सकते हो, वो US ड्रॉप शिपिंग में बहुत अच्छा ले सकते हो। थर्ड थिंग मैं यही कहूँगा कि भाई फ्रीडम है, कहीं से भी काम करो, ऑपरेट कहीं से भी करो, घूमते करो, मैं भी यही करता हूँ।
15-20 दिन कभी मैं कहीं घूमने चला गया, कभी मैं कहीं घूमने चला गया, अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो एक फ्रीडम टू लाइफ है, मनी मेकिंग मशीन की तरह काम करती है। 3 से ज़्यादा रीज़न हैं और भी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि यार ये एक रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन है और 24/7 आपके लिए काम करेगी। लाइक इवन इफ़ यू गाइज आर स्लीपिंग तब भी ये पैसा जनरेट करेगी। वो ऑडियंस आपके साथ हमेशा लॉयल है और आगे भी आप उनको सर्व कर सकते हो। तो ऑडियंस बेस भी बहुत अच्छा, जो कि इंडिया में नहीं है। करेक्ट। तो अगर जितना आपने मॉडल बताया उसको समराइज करने की कोशिश करो, मुझे बताना कि, और मुझे बताना उसी वक्त, ठीक है? सबसे पहले मुझे बेचने से पहले समझना है कि मुझे बेचना क्या है, है करेक्ट? बिल्कुल। फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट कहाँ से बिकेगा, वो अब मैं इंडियन मार्केट से भी कहीं से ले सकता हूँ अगर इंडियन मार्केट से डिमांड में, या फिर चाइना से लेके आते हो आप सामान? नहीं, यहाँ पर पहले चाइना से हम कर लेते थे, वो उनका जो टैरिफ वॉर वाला पार्ट चल रहा है, तो आप इंडिया से कर सकते हो। हाँ। बट हमारे पास एक खुद का सप्लायर डेटाबेस है जो मैं इतने टाइम से जनरेट करता आ रहा हूँ। हाँ। मेरी टीम जनरेट करते आ रही है, तो जितने भी हमारे इंटर्नशिप के स्टूडेंट हैं सबके साथ वही सप्लायर डेटाबेस शेयर होता है। तो वहाँ पे मेजॉरिटी यूएस के सप्लायर्स हैं। अच्छा, तो वो टैरिफ वाली वॉर ही खत्म हो गई ना। मैन्युफैक्चरर कौन है उन सब? वही है, यूएस में ही है। यूएस में ही? सब यूएस में। तो यूएस से ही ले रहे हो, यूएस में ही बेच रहे हो? वहाँ के मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं और उनके कस्टमर्स को बेच रहे हैं। ये तो सही है। तो ये आइडिया ड्रॉप शिपिंग का तो यूएस वालों को भी पता होगा कि भी सामान ही हमारा, लोग भी हमारे, बेच इंडियन रहे हैं। बहुत सारे यूएस के भी हैं, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स रहे हैं जिनके स्टोर को मैंने लाइक स्टैब्लिश करा है मार्केट में, कस्टमाइजेशन इंडस्ट्री में, तो वो भी हैं। लेकिन उनका क्या है ना कि वो फैक्ट्री सेटअप करने में कुछ ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो कुछ हैं जो यूएस ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं यूएस के अंदर, बट मेजॉरिटी बाहर के ही हैं। ये इंटरेस्टिंग है यार कि बना भी हम वो लोग यूएस में रहे हैं, कस्टमर भी यूएस की हैं, लेकिन बेच के माल कमाने वाला जो मलाई है, ये मलाई खा रहे हैं ये हमारे इंडियंस। तो इंडियन स्मार्ट तो है, नो डाउट अबाउट इट। चलो, बहुत अच्छी बात है। एक ऐसा ऑर्डर जो आपको इमोशनल कर गया कि यार ये जो था लिटरली बहुत बड़ा ऑर्डर था जो पूरा हुआ, और क्या दिखा, एकदम आवाज़ आती है ना। पहला जो मेरा ऑर्डर था मेरे लिए बहुत बड़ा है, बट अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बात करूं लाइक मनी पार्ट में, जो उसका प्राइस था वो थोड़ा कम था, बट वो मैं शायद आई कांट फॉरगेट दैट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। जब मेरी पहली यूएस ड्रॉप शिपिंग की सेल आई थी, मैं सो के उठा था, शाम के 4-5 बज रहे होंगे। सो शॉपिफाई का ना एक नोटिफिकेशन साउंड है जिसमें साउंड आता है ऐसा करेंसी टाइप वाला, खच करके। तो मैं उस टाइम पे बस जा रहा था, तो एकदम से मेरे को वो नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि भाई वॉलेट में पैसे आए कहीं से। अच्छा। फिर मैंने देखा तो उसमें था कि यू हैव गॉट एन ऑर्डर ऑफ $20। अब मैं उसको देखता रहा काफ़ी देर तक कि यार कहीं गायब ना हो जाए। बहुत देर तक मैं उसको देखता रहा। फिर मैंने कंफर्म करा, मैंने अपना स्टोर खोला, मैं बैठा रहा कि यार सेल आ गई, वाह। उसके वो मूवमेंट मेरे लिए एक ऐसी मूवमेंट थी जहाँ मुझे लगा था $20 नहीं है। उस दिन देखे थे मैंने अपने $2 लाख जो मैंने आज अचीव करे। क्या बात है। ये छोटे छोटे मोमेंट बड़े अच्छे होते हैं। जब वो कमाना शुरू करते हो, पहली बार कमाते हो, तो पैसा अनमोल तो होता ही है, ये बात तो है, नो डाउट। अच्छा, इसके अलावा आप उन किन किन चीज़ों से पैसा कमा चुके हो? ये तो करते ही हो आप। हाँ, D2C में मैंने करा है। मैं इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ ट्रेडिंग के थ्रू। मेरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ ट्रेडिंग के थ्रू मैंने करा है इक्विटी में। मेरा टारगेट रहता है कि मैं लाइक मंथली 5 से 10 ट्रेड लूँ, उसमें एक अपना 10 से 15% मेरा महीने का मैं इंक्रीज़ कर लूँ। एक वो मेरा पार्ट है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ का है, ठीक है, तो एक रेंटल इनकम मेरी आ रही है अभी एट प्रेजेंट, वरना लाइक बिगनिंग की बात करूँ तो नहीं थी। एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ। तो धीरे धीरे चीज़ें, अब वो चीज़ें एक्सपेंड होने लगी हैं। एक रेंटल इनकम है, ट्रेडिंग से मेरा लाइक जो अमाउंट है वो आ रहा है, और मेन जो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर है मेरा ब्रह्मास्त्र, मेरी यूएस ड्रॉप शिपिंग। इसके अलावा और किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट बनाए हो? अब हमने लाइक मैंने शुरुआत ही अपनी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से करी थी, तो इसे छोड़ने वाले तो नहीं थे। ओके। सब यहाँ पर अब अमेज़ॉन को भी क्रैक करा, बहुत सारी चीज़ें समझी। जो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेल उसी पे आती है जहाँ किसी एक सर्च टर्म पे आपका जो प्रोडक्ट है वो 1 to 98 सर्च रिजल्ट में आ रहा है। ट्रू। अब मैंने वो चीज़ समझी कि भाई ये क्यों आता है। बहुत सारे इंटरनल अमेज़ॉन वालों से बात हुई, चीज़ों को समझा गया, तो वहाँ पे समझ में आया कि जैसे गूगल चलता है ना लाइक क्लिक थ्रू रेट पे, एक सर्च वेलोसिटी पे, अमेज़ॉन चलता है सेल्स वेलोसिटी पे। ओके। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई सर्टेन जैसे मेरे को ये माइक परचेज करना है, तो मैं अमेज़ॉन पे गया, मैंने कीवर्ड एंटर करा पॉडकास्ट माइक, वहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। अब जो ऑडियंस है उस सर्च टर्म को एंटर करने के बाद मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जिस प्रोडक्ट को चूज़ करेगी
अमेज़ॉन उसे उठा के फर्स्ट पेज पर रखेगा। ओके। सो इसका हमने एक हैक निकाला, सारी चीज़ों को समझा, अमेज़ॉन के लाइक क्राइटेरिया समझे कि क्यों आपका प्रोडक्ट आएगा, उसको हमने फुलफ़िल करना शुरू करा। और जो चैलेंज 7 साल पहले आया था, अब वो चैलेंज नहीं रहा। अब वहाँ पर फिर हमने एक B2B सर्विस वाला पार्ट है हमारा, तो बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मैंने काम करा है, अभी भी कर रहा हूँ, जहाँ पर हम 15 to 20 लाख चार्ज करते हैं और उनको हम कॉन्ट्रैक्ट पे इन रिटर्न साइन करके देते हैं कि हम आपका ये ब्रांड स्टैब्लिश करेंगे। और बहुत सारे हैं ऐसे लाइक एंटरप्रेन्योर्स जो शार्क टैंक में भी आए हैं, उनके अमेज़ॉन पे मैंने काम करा है, मेरी टीम ने काम करा है, और यही सारी चीज़ें हैं जिससे हम उनके बिज़नेस को स्केल करते हैं। क्योंकि अब जो उस टाइम पे अमेज़ॉन चैलेंज था, अब वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अब आई कैन से कि विद इन 7 डेज़ में किसी भी प्रोडक्ट को उठा के फर्स्ट पेज पर रख सकता हूँ। अच्छा, जिसको मेरे को आज मतलब वो 7 साल बाद मेरे को वो चीज़ें आज समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ड्रॉप शिपिंग में यूएस में एक कौन सा आइटम है जो सबसे ज़्यादा सेल किया है, तो क्या बोलोगे? सबसे ज़्यादा मैंने कस्टमाइजेशन वाले प्रोडक्ट सेल करें, टी शर्ट्स, टम्बलर्स, मग्स। वहाँ पे मैं क्या करता था, मैं कस्टमर्स के इमोशंस को समझता था कि यार ये किस चीज़ के लिए ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होगा। तो मैंने मार्केट समझी कि ना रिलेशनशिप एक अलग नीश है, फैमिली पार्ट एक अलग नीश है, योगा एक अलग नीश है, और एक जो गिफ्टिंग वाला पार्ट है ना, कि जब वो एक काइंड ऑफ एक ऐसा पार्ट है जिससे मैं दिखा सकता हूँ सामने वाले को कि यार मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ या मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, वाला पार्ट है। अब उस वाले टर्म को मैंने यूज़ करा। मैंने क्या करा, कुछ डिज़ाइंस ऐसे वहाँ पर सेलेक्ट करे, कोट्स वाला पार्ट, जहाँ पर अगर मेरा जो टारगेटेड कस्टमर है वो मदर है, तो वो उस कोट को पढ़ते टाइम ना उनका एकदम जो हर्ट है वो इमोशन से इतना फिल हो जाए कि भाई वो टी शर्ट को तभी परचेस करके अपने बेटे के पास भेजेगी। ओके। तो मैंने कोट्स वाली टी शर्ट्स, टम्बलर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को समझा, नर्सिस की बहुत एम्प्लॉयमेंट थी, डेवलपर्स की बहुत एम्प्लॉयमेंट है, उन सब के लिए मैंने कस्टमाइज डिज़ाइंस बनाए, टम्बलर्स बनाए, और लाइक फ़ोटो फ्रेम्स बनाए। इन सारे पार्ट को मैंने सेल करा। कस्टमाइजेशन चूज़ करने का सबसे बड़ा पार्ट ये था कि वहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट आता है, लॉन्ग टाइम तक आपके साथ वो प्रोडक्ट रहता है। प्लस गिफ्टिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ओकेशन, एक छोटा सा या बड़ा सा, वो आ रहा है। करेक्ट। और वहाँ पर आप अपने कस्टमर को ना जब अपनी रिवर्स फनल में लेके आते हो, अभी तक सबने सुना होगा एक सेल्स फनल होता है, अब उसके बाद एक रिवर्स फनल आती है जहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को रिटेन करते हो। फिर वो हमारे पास आ जाते हैं, हम उनको नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हमें पता है कि उनका टेस्ट क्या है, हमें पता है उन्होंने हमसे क्या प्रोडक्ट परचेस करा था, उन्होंने अपनी मदर के लिए करा था, तो अब उनको मैं दूसरा आइटम क्या दे सकता हूँ। तो वहाँ पर हम ऑर्गेनिक वाले वे में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो बहुत अमेजिंग, सबसे ज़्यादा मैंने कस्टमाइजेशन ही करा है। आज भी मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ अगर शुरू करना है कस्टमाइजेशन इंडस्ट्री से ही शुरू करो, क्योंकि वहाँ पर आपको खेलने के लिए बहुत कुछ मिलता है, समझने के लिए बहुत कुछ मिलता है। लाइक वही वाली बात आ गई कि भाई एक जनरल स्टोर खोल दिया, मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस प्रोडक्ट को क्यों बेच रहा हूँ, तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता। कस्टमाइजेशन में मुझे पता है कि यार मैं गिफ्टिंग निश में जा रहा हूँ, मेरी आइडल ऑडियंस जो है वो मदर्स हैं, या तो वो अपने डॉटर के लिए परचेज़ करेंगी या वो अपने सन के लिए परचेज़ करेंगी। यही सेम चीज़ हम उसमें लाइक अपने मार्केटिंग प्लान में नोट डाउन करते हैं। अब क्यों डिज़ाइन करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, वो प्रॉपर हम लाइक हमारी एक प्रॉपर टीम है क्रिएटिव परफॉर्मेंस मैक्स, तो उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमारा मेन प्रोटोटाइप क्या होता है कि पहले ना ऑडियंस को एजुकेट करना है कि भाई ये प्रोडक्ट तेरे लिए क्यों यूज़फुल है। हमारी पहली अप्रोच ही नहीं होती कभी भी सेल करना। तो वहाँ पर अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक टी शर्ट अभी लॉन्च करनी है, एक काइंड ऑफ अ छोटा सा ट्यूटोरियल ग्लिम्स भी हो जाएगा सबके लिए। तो अगर मेरे को कोई टी शर्ट लॉन्च करनी है, कॉफ़ी थीम बेस्ड टी शर्ट है मेरे को लॉन्च करनी है, तो मैंने सबसे पहले 3 एड सेट में लॉन्च करूँगा, 3 क्रिएटिव्स लॉन्च करूँगा जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। काइंड ऑफ मैं पोल वाला पार्ट भी लॉन्च कर सकता हूँ। वहाँ पर मैं ऑडियंस से बस ये पूछूंगा कि हाउ योर मदर साउंड। अब उसमें कॉफ़ी के डिफरेंट कोड्स दे दिए, वहाँ पर सबने अपनी चीज़ें सेलेक्ट कर ली। अब मेरे पास उनका डेटा आ गया, मेरे पिक्सल ने ट्रैक कर लिया कि भाई ये वाली थीम की ये वाली ऑडियंस है, ये वाली थीम की ये वाली ऑडियंस है, और ये वाली थीम की ये ऑडियंस है। अब मैं उनको रीटारगेटिंग करने के लिए सबके लिए उनके हिसाब से कस्टमाइज स्पेसिफिक डिज़ाइंस दिखाऊंगा। समझ गया। तब जाके आती है सेल। ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला कैंपेन है। अब मेनली क्या चल रहा है, जितने भी कोर्सेज मार्केट में चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। एक मेरे को पर्सन याद है राहुल मनन करके, वो इंडियन ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा है। वो क्या करता है कि भाई बस एक प्रोडक्ट दिखा दे कि ये प्रोडक्ट है जिससे मैंने इतने कमाए, और हर एक पर्सन, मैं बता रहा हूँ मेरी टीम ने लिटरली में सबके कोर्सेज रिसर्च करें, सब कोई मेटा का रिकॉर्डेड कोर्स बेच रहे हैं। और मार्केटिंग इज समथिंग कि आप भाई 5 साल बाद की अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो आज बदल जाएगी। कस्टमर का इंटरेस्ट तो आज भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी तक आप मान के चलो कि आप मेटा के एक पूल में हो
जहाँ पर मेटा ने देख रहा है कि आपने कोई प्रोडक्ट सर्च करा अपने स्टूडियो के लिए या अपनी नीश से रिलेटेड, फिर आपने ट्रैवल करा, ट्रैवल करते टाइम आपको कोई बैनर वहाँ पर दिखाई दे गया, ठीक है, अब आपका मन करा कि यार मैं देखता हूँ, आपने स्क्रोलिंग शुरू करी इंटरनेट पे, तो आप उसके उस इंटरेस्ट वाले पार्ट में भी चले गए ना। तो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट अगर मैं बता रहा हूँ कि आपको टी शर्ट बेचनी है, ये 5 इंटरेस्ट को टारगेट करो तो कैसे वर्क करेगी, या वो चीज़ मैं 5 साल पहले रिकॉर्ड करके बैठा हूँ तो वो तो कस्टमर का चेंज हो गया ना। तो ये चीज़ कभी भी रिकॉर्डेड नहीं बेची जा सकती। सब मार्केट में बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट वर्क कैसे करती है, आपको कस्टमर्स को कैसे टारगेट करना है, मेन फंडामेंटल्स क्या है। क्योंकि मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गया, जितने भी हैं सब एक टूल है, एक जरिया है आपके कस्टमर तक पहुंचने का। पर कस्टमर इज समथिंग डिफरेंट। ये लोग सोचते हैं कि मेटा से सेल आती है, मेटा से नहीं आती। आप अपने कस्टमर के लिए क्या चीज़ लेके जा रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो, सेल वहाँ से आती है। क्या बात है, मतलब वाकई सीखने समझने लायक बहुत सारी चीज़ें। और मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ सुनो मत, अगर आपको लिटरली इंटरेस्ट है तो कम्युनिटी ज्वाइन करो। सबसे पहले तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गाइडेंस लेनी है, गाइडेंस के लिए पहुंच जाओ, इसका इस्तेमाल करो, इस नॉलेज का मज़ा तब आएगा। और कूद जाओ, और हेल्प चाहिए तो आपको पता ही है आपको कहाँ जाना है। एक्सपर्ट के अलावा आप कहाँ जाओगे, 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक यू शुड डू इट। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, रैपिड फायर आपके साथ खेलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अभी तक आप इत्मीनान से आंसर दे रहे थे, अभी आपको ऐसे आंसर दे रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल, आपकी पहली कमाई कितनी थी? इन यूएस ड्रॉप शिपिंग $20 जब मैंने शुरू करा था, और उसके बाद मैंने लाइक वीकली अपनी चीज़ों को स्केल करा। जब मैंने अपने बिजनेस को शुरू करा तो द फर्स्ट बिग अमाउंट दैट वाज लाइक मैंने $2000 अपने जनरेट करे थे। बढ़िया। इंडिया या यूएस बिजनेस के लिए आसान कहाँ लगता है आपको? आसान तो इंडिया ही है, बट मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यूएस में चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लोगे। शॉपिफाई या अमेजोन, आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म? शॉपिफाई। पहला प्रोडक्ट जो आपने बेचा था? टी शर्ट्स। बिजनेस से सबसे बड़ा डर क्या है आपको? अपनी इस बिज़नेस से कि मुझे दोबारा जॉब ना करनी पड़े। ऐसा क्यों लगता है? कि बस वही नहीं जाना वापस। एक शब्द में अगर अपनी जर्नी को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? बहुत अमेजिंग, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। रात भर काम या सुबह जल्दी उठना? दोनों चीज़ बराबर करनी पड़ती हैं। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? डॉलर्स। आए हाय, पर डॉलर भी धीरे धीरे देखो, फियाट करेंसी ना, मतलब वैसे देखा जाए डॉलर्स इज गुड, पर फियाट करेंसीज धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। तो जब तक मार्केट बूम हम कर दूसरी मार्केट में चले जाएंगे, क्योंकि हम कौन सा लिमिट रहने वाले हैं यूएस ड्रॉप शिपिंग तक। वेरी गुड। ओके, एक गलती जो आप दोबारा नहीं करना चाहते? इंडियन ड्रॉप शिपिंग। $2 लाख की जो इनकम से पहला बड़ा खर्च करके कोई चीज़ खरीदी तो वो कौन सी थी? एक मैंने उस टाइम पे अपना विला परचेज करा था, एंड एक रोलेक्स वॉच थी सबमरीनर, सो दैट कॉस्ट मी अराउंड लाइक 18 lakhs। कहाँ लिया था विला? नोएडा में। अच्छा, अब आपको येस और नो में आंसर करना है। पहला सवाल, क्या आपने कभी सोचा था कि आप $2 लाख महीना कमा पाएंगे? बिल्कुल सोचा था। क्या आपके पहले बिजनेस ने आपको डीमोटिवेट किया था? नहीं, उसी ने मुझे मोटिवेट करा, हिम्मत दी, और मैं यहाँ तक आ पाया। क्या आपको अपनी पहली $20 की सेल आज भी याद है? हमेशा याद है। वो $20 नहीं, आज के $2 लाख है, हमेशा रहेगी। क्या इंडिया में बिजनेस करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल रहा है? मैनेज करना मुश्किल रहा, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें यहीं से सीखी, उसी प्रोसेस को वहाँ ले गया। क्या ड्रॉप शिपिंग बिना टीम के स्केल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ये जो मैं $2 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, प्रॉपर टीम है मेरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, D2C एक्सपर्ट्स हैं, और मेन चीज़ जितने भी मेरे इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं 1 साल का सपोर्ट उनका देता हूँ, क्योंकि बिना टीम के मैनेज हो ही नहीं सकता, स्केल हो ही नहीं सकता। मैं अकेले थोड़ी कर सकता हूँ $2 लाख। हाँ भाई, अगर मैं, वो तो एक बोगस वाली बात होगी जो अब तक आप औरों से सुनते आ रहे थे, बिना टीम के मैनेज नहीं होता। प्रॉपर इसके क्रिएटिव्स के लिए टीम अलग है, कैंपेन्स के लिए टीम अलग है, हर एक पार्ट डिवाइडेड है, और उसको हम स्केल करते जा रहे हैं। क्या कस्टमर की साइकोलॉजी समझना प्रोडक्ट से ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कस्टमर की साइकोलॉजी नहीं समझोगे तो प्रोडक्ट कभी नहीं बेच पाओगे। क्या आपने कभी हार मानने का सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानी होती तो फिर तो यहाँ तक आना ही नहीं था। हम क्या कह सकते हैं कि शॉपिफाई ने आपकी लाइफ बदल दी? नहीं, ये नहीं कह सकते, बट हाँ मेरे माइंडसेट ने मेरी लाइफ बदली, और अब मैं ये कहूँगा कि मेरी टीम ने मेरी लाइफ बदली है। और मेरा जो मेन एजेंडा है कि जैसे मैंने स्ट्रगल करा था, मेरे स्टूडेंट्स ऐसा स्ट्रगल ना करें, और वही सेम टीम उनको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रही है जो उनको चीज़ें अचीव कराएगी। डोनाल्ड ट्रंप या नरेंद्र मोदी, किसके डिसीजन आपको सबसे खराब लगते हैं? सच कहूँ तो मुझे दोनों के ही खराब लगते हैं। क्या आप मानते हैं कि एक्शन नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है?
कैलकुलेटिव है, अगर आपको राइट नॉलेज और राइट एक्शन ले रहे हो तो ही चीज़ें सही होगी, लेकिन अब नॉलेज ही नहीं है, ज़बरदस्ती एक्शन ले लिया तो फिर तो गिरना ही है। फाइनली अगेन हमने एक नया नीश यहाँ पे जानने की कोशिश की, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और अगर आपको लगा हो तो मैं आपको फिर से कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कम्युनिटी के लिंक गिवन है, आप कनेक्ट करो, कम्युनिटी को ज्वाइन करो और इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को समझो। अगर एक 27 साल का लड़का एक महीने में $2 लाख कमा सकता है, $2 लाख कितने होते हैं? लगभग $2.25 करोड़ रुपए के करीब होते हैं भाई, बहुत पैसा होता है ये, ठीक है, आप भी कर सकते हो। बट इन सच अ यंग एज इतना अचीव करने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी बात, इट्स रियली अ बिग डील, बिकॉज मैं तो 27-28 में क्या ही कर रहा था, मुझे भी खुद को पता नहीं है। इट्स रियली गुड थिंग। पर अगर ये युवा आपको इंस्पायर कर रहा है तो आपको क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उठो, खड़े हो जाओ और जाओ, अपने हाथ पांव हिलाओ, क्योंकि हाथ पांव मारोगे तभी तैरना सीखोगे, नहीं तो समंदर है, गहरा बहुत है, कब डूब जाओगे पता नहीं लगेगा, और आपके एफर्ट बहुत मैटर करता है। ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस अमेजिंग टैलेंट को शेयर करिए। और मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको, अगर आप मेरी जगह पर बैठे होते तो क्या सवाल अंकित से पूछते? कुछ है आपके दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और अगली बार जब हम फिर से अंकित से मिलेंगे तो आपका सवाल आप ही के नाम से इनसे पूछ लेंगे। बाकी जाते जाते अंकित से फाइनली, अंकित जो ऑडियंस देख रही है, 3 ऐसे सजेशन अगर आपको देने हो जो आपकी लर्निंग है कि यार एटलीस्ट ये 3 मेरी बातें मान लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्या कहेंगे? सबसे पहला तो राइट नॉलेज लो, राइट एक्शन लो। यूट्यूब पे जो चीज़ें हैं ये मत सोचो कि यूट्यूब से आप सब चीज़ें सीख सकते हो, बहुत चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में करेंटली जिंदा है, चीज़ों को कर रहा है, आपको बता सकता है। अपने मेंटोर को जज करो, ये नहीं कि किसी का ऐड अच्छा लग रहा है तो उससे जाके सीख लिया, उसको नॉलेज है या नहीं है, या वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेटा का रिकॉर्डेड कोर्स दे रहा है। और एक्शंस लो, बिकॉज एक्शन टेकर्स आर द रियल मनी मेकर्स। तो भोजपुरी में बोल रहे हैं, पैसा वैसा कमाना है तो हाथ पांव हिलाना है भाई। चलो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अंकित की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, और ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय।